अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से अली एकेडमी की नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा सवाल। आज के इस सवाल के अंदर यूनिकनेस ये है कि हम लोगों ने इस सवाल के अंदर कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलेगा जो प्रीवियस सवाल के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं था। जस्ट पिछले सवाल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं थी, वो इस सवाल में मौजूद होगी ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा डेटा है जो कि हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं था। उस डेटा को हम कहते हैं चंदा एडिशनल डेटा। अब ये एडिशनल डेटा क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें एक बात को रिपीट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम की एग्जांपल्स वाली वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करी थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है चंदा कि सिंगल एंट्री सिस्टम आपने प्रीवियस सवाल के अंदर देखा होगा कि एसेट्स पे उसने काम करा, लायबिलिटीज़ पे उसने काम करा, कैपिटल पे उसने काम करा, लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंस तो मुकम्मल तौर पे गायब थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम उसे यूज़ नहीं करता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस के भी अकाउंट होते हैं, यहाँ पर वो अकाउंट आपको देखने को नहीं मिले। तो क्या कारोबार के अंदर कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस नहीं होते, या कारोबार के अंदर कुछ खर्चे या आमदन नहीं होते? तो जवाब है जनाब बिल्कुल होती है। तो फिर उसका क्या किया जाए? उसका हल ये है कि जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल चुके हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, उसके बाद अगर आपके पास आपके कोई एक्सपेंस हैं तो आप उसको उस प्रॉफिट में से माइनस करा दीजिए, और अगर आपके पास आपकी कुछ आमदनी है तो आप उसको प्रॉफिट में ऐड करा दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास जो प्रॉफिट था, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस एडजस्ट नहीं हुए थे, तो उस प्रॉफिट को हम कह सकते हैं जी अनएडजस्टेड जो प्रॉफिट था। इन डेटा को एडजस्ट कराने के बाद, रेवेन्यू को ऐड कराने के बाद, एक्सपेंस को लेस कराने के बाद वो क्या बन जाएगा? अनएडजस्टेड प्रॉफिट से बन जाएगा जनाब एडजस्टेड प्रॉफिट, अगर पॉजिटिव है तो, और अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो बन जाएगा जनाब एडजस्टेड लॉस। तो आज के सवाल की कहानी कुछ इसी तरीके की है। तो चलें जनाब जल्दी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल के अंदर आपके पास सबसे पहले एक लाइन मेंशन्ड है, वो कह रहे हैं कि जी आफरीदी मेंटेन्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम हिज बुक। अब यहाँ पर एक और वही बात आपको बता दी जनाब कि आफरीदी साहब जो हैं, जिनका एक कारोबार है जिसका आपने काम करना है, आफरीदी, ठीक है जी, वो जो आफरीदी साहब हैं उनका जिनका आपने काम करना है जनाब, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से अपने कारोबार की तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और उनके डेटा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा की तरह आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल इसी तरीके से मिलेगा। एक टेबल होगा जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपके पास आइटम्स होंगे, देन नेक्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर आपके पास उसकी 2 वैल्यूज़ होंगी, एक बिगिनिंग की और एक एंडिंग की। बिगिनिंग वाले से आप निकालेंगे कैपिटल एट स्टार्ट और एंडिंग वाले से आप निकालेंगे जनाब कैपिटल एट एंड। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आइटम्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। ऑन दी अदर एंड आपके पास एक डेटा मौजूद है दूसरे कॉलम में जो कि 31 दिसंबर 2016 का है, और लास्ट कॉलम के अंदर जो आपके पास डेटा मौजूद है वो है 31 दिसंबर 2017 का, मतलब 31 दिसंबर 2017 का। तो अब ज़रा गौर करें, इसमें से फर्स्ट डेट और लास्ट डेट कौन सी है? लेकिन दिसंबर 31 2016 का नेक्स्ट डे ही कौन सा है? वो नेक्स्ट डे है जनाब 1 जनवरी 2017। इट मीन्स कि 2017 का जो बिगनिंग एज है, मतलब जो शुरुआती जो मामला है, उसकी तमाम वैल्यूज आपके पास दूसरे कॉलम में मौजूद है, और तीसरे कॉलम में आपके पास 2017 के आखिरी, दिसंबर के आखिरी दिन 31 तारीख का डेटा मौजूद है। मतलब आपके पास उस पीरियड के लास्ट का डेटा आपके थर्ड कॉलम में मौजूद है। उसके बाद जो लाइन मेंशन्ड है वो ये है जनाब कि आफरीदी फर्दर इन्वेस्ट 3000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये चीज़ आपके पास आपके प्रीवियस सवाल के अंदर मौजूद नहीं थी, बट इस सवाल के अंदर है। ये वो चीज़ें चंदा जिसको हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आफरीदी साहब ने साल के दौरान के अंदर एडिशनली पैसा 3000 रुपये अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करा है। तो आपके पास एक चीज़ आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपको पता चल गई। आगे आपसे कहते हैं एंड विड्रू 4000 फ्रॉम द बिजनेस। कह रहे हैं कि जी उन्होंने कारोबार से बाहर जो निकाले हैं पैसे वो निकाले हैं 4000 रुपये। मतलब आपको यहाँ पर आपकी ड्राइंग भी मिल गई है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ तक आपके पास आपकी चारों चीज़ें आ चुकी हैं। ऊपर टेबल से आप कैपिटल एट स्टार्ट और एंड दोनों निकाल सकते हैं। आपके पास आपकी ड्राइंग पता चल गई है, आपको आपके इस कारोबार की एडिशनल इन्वेस्टमेंट पता चल गई है। तो आप इस कारोबार का प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ तक का जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, उससे आराम से सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ और डेटा भी मेंशन है जो कि एक्चुअल में आज की क्लास में हमें समझना है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें गिवन है, वो ये है जनाब एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन 10% ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड ऑन बिल्डिंग बाय 5%।
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनाब साल के दौरान हुआ क्या है कि जो आपका फर्नीचर है और जो आपकी बिल्डिंग है उनमें से उनकी वैल्यूज़ जो हैं कुछ डेप्रिसिएट हो गई हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू उसके इस्तेमाल होने की वजह से, उसके यूज़ होने की वजह से रफ्ता रफ्ता गिरना शुरू हो जाए ना, उस गिरने वाली वैल्यू को आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी एग्जांपल ऐसी जनाब, मैंने मोबाइल लिया 1 साल पहले 23,000 रुपये का, लेकिन अगर आज मैं उस मोबाइल को जाकर बेचूंगा तो वो 23,000 का नहीं बिकेगा। हालांकि मोबाइल भी वही है जनाब, सिम भी वही चलेगी, मेमोरी भी उतनी है, कैमरा भी वही है। फ़र्क क्या आ रहा है, पहले वो मोबाइल मुकम्मल तौर पे अनयूज़ था, अब वो मोबाइल यूज़ हो गया है। तो अगर मिसाल के तौर पे आज उस मोबाइल की वैल्यू 15,000 रुपये बची है, तो हम ये कह सकते हैं कि 23,000 वाली चीज़ की वैल्यू अगर आज 15,000 रुपये है तो 1 साल में इस्तेमाल होने की वजह से उसकी वैल्यू 8,000 गिर गई है। तो 8,000 रुपये एक्चुअल में डेप्रिसिएशन है उस मोबाइल के ऊपर। सेम इसी तरीके से इस कारोबार के अंदर जो फर्नीचर और बिल्डिंग है उनकी वैल्यू भी इस्तेमाल होने की वजह से क्या हुई है जनाब, डेप्रिसिएट हुई है। फर्नीचर की 10% और बिल्डिंग की 5%। एक और यहाँ पर बात जो मेंशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग। एंडिंग बैलेंस का मतलब जनाब यहाँ पर यह है कि साल के आखिर में, मतलब उस पीरियड के आखिर में जो आपको वैल्यू गिवन है ना फर्नीचर और बिल्डिंग की, उस वैल्यू के ऊपर आपने ये 10% 5% लगाना है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन ना भी हो ना कि एंडिंग बैलेंस पर है, तो याद रखिएगा कि हमेशा एंडिंग बैलेंस के ऊपर ही ये परसेंटेज अप्लाई होती है, ठीक है जी। एंड दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर मेंशन है, क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब डाउटफुल डेब्ट भी समझ लीजिए, लेट सपोज आपने कोई चीज़ किसी को उधार पर बेची, तो आपने उधार के पैसे उससे लेने, मतलब आपके लिए वो चीज़ अकाउंट रिसीवेबल है। अब मिसाल के तौर पे वो बंदा आपको आपके पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से उसने आपको धमकियां लगा दी हैं कि भाई मैंने आपको पैसा नहीं देना। अब एक्चुअल में जो मैंने अपना उधार का पैसा वापस लेना था, मेरा अकाउंट रिसीवेबल, उस पर मुझे लॉस हो गया है भाई, तो उस लॉस का नाम है जनाब बैड डेट्स। और अगर वो बैड डेट मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, लेट सपोज अभी उसने बोला नहीं है कि मैं नहीं दे रहा, हाँ मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार अब ये पैसा नहीं आना है, ये पैसा डूबना है, तो उसको कहते हैं डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट मतलब एक ऐसा कर्जा जिसमें मुझे डाउट है कि जनाब अब ये शायद ही शादिर और नादिर हो के मिले तो मिले। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ही अपने दिमाग के फितूर से निकालने के लिए रिजर्व रख देता हूँ कि भाई अब ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जाने दो, मुझे पता ये नहीं देगा। तो डाउटफुल डेट का मतलब सिंपल सा ये होता है। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका 5% आपने डाउटफुल डेट निकाला है कि भाई मुझे पता है ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब जो पैसा उधार का मैंने लेना है, इसमें मुझे पता है 5% जो है मेरे पास शायद ही आए, अगर ना आए तो ठीक है जी, मैं उसका रिजर्व बना रहा हूँ कि ये पैसा नहीं आएगा। तो होपफुली आपको डेप्रिसिएशन भी समझ आ गई होगी और डाउटफुल डेट का मतलब भी समझ आ गया होगा। तो आज एक्चुअल में ये दो चीज़ें ही हैं जो कि एडिशनल डेटा के अंदर हमारे पास मौजूद है कि भाई कारोबार के अंदर ये दो काम भी हुए हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ इसको एडजस्ट करना है। वो अभी हम कर देख लेते हैं कैसे करना है जी। अच्छा, रिक्वायर्ड के अंदर आपको बहुत सीधी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है कि जी प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, और कुछ भी नहीं मांगा है इन्होंने आपसे। इन्होंने आपसे बिल्कुल सिंपल बोल दिया है कि जनाब आप जो है इस कारोबार की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना दें। मतलब सिंपल सा जी, आप हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से इस कारोबार का जो भी मुनाफा है या जो भी घाटा है वो बता दें कितना है। तो जनाब क्या करना है, हमने इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करना है, और आपने पिछले सवाल की तरह क्या करना है, इस सवाल के अंदर भी आपने कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट निकालना है, और उसको निकालने के लिए आप वही ग्रॉस मैथड इस्तेमाल करें। ग्रॉस मैथड क्या है जनाब, आप वही एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लें, दूसरा कॉलम आप 1 जनवरी वाला बना लें, तीसरा कॉलम आप 31 दिसंबर का बना लें, जैसा आपके पास सवाल में अवेलेबल भी है। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने ढूंढना है कि आपके पास आइटम्स के अंदर कितने एसेट्स मौजूद हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास कैश इन हैंड, वो पैसा जो आपके हाथ में है आपका एसेट है। कैश एट बैंक, वो पैसा कारोबार का जो बैंक के अंदर मौजूद है, बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद है, वो आपका एसेट है। फर्नीचर आपका एसेट है, मर्चेंडाइज या स्टॉक्स कह लें वो आपका एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, देन बिल्डिंग आपका एसेट है। तो आपके पास आपके कारोबार के अंदर 7 किस्म के एसेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं जनाब, सबसे पहले अपनी उस ग्रॉस मेथड के अंदर इन 7 आइटम्स को उतारते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ हैं 2016 की और 2017 की लिख लेते हैं। तो जी जनाब, अब सबसे पहले हम लोगों ने टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो टोटल एसेट्स के लिए चंदा हमारे पास जनवरी 1, 2017 के अंदर कैश इन हैंड की वैल्यू है 600, कैश एट बैंक है 8000, फर्नीचर हमारे पास 8000 का है, स्टॉक्स हमारे पास 14000 के, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास 200 का है, अकाउंट रिसीवेबल 38000 का, एंड बिल्डिंग हमारे पास 40000 की है। हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे बिकॉज दे आर ऑल एसेट्स। तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू 1 जनवरी की निकल कर बाहर आई है 1,08,800 रुपये।
देन हमने क्या करना है, इसी 1 जनवरी के डेटा की जो हमारे पास दो लाइबिलिटीज़ हैं, नंबर 1 इज अकाउंट्स पेबल एंड नंबर 2 इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती हैं जनाब? एक ऐसी वेज मतलब तनख्वाह जो आपने अपने एम्प्लॉय को देनी थी बट आपने अभी तक दी नहीं है, मतलब उसके ड्यू डेट निकल चुका है, तो वो आपकी ऑफकोर्स लाइबिलिटी है। अब इसको आप वेजेस पेबल भी कह सकते हैं या आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कह सकते हैं, बात सारी एक ही है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की आपके पास वैल्यू यहाँ पर है 200 रुपये, अकाउंट्स पेबल आपके पास है 30,000 का मतलब 30,000 रुपये का, तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ निकल कर आ गई हैं जनाब 30,200 रुपये की, मतलब 30,200 की। अब आपने क्या करना है जनाब, टोटल एसेट्स की वैल्यू जो कि ऊपर थी 1,08,800 से माइनस करा देना 30,200 को, तो आपके पास कैपिटल निकल कर आ गया जनाब 78,600 का। अब चूंकि ये कैपिटल एक ऐसे डेटा से निकला है जो कि बिगिनिंग का डेटा है, 1 जनवरी का डेटा है, तो ये कैपिटल कहलाएगा कैपिटल एट स्टार्ट। सेम यही काम आपने अप्लाई करना है कैपिटल एट एंड के लिए। तो कैपिटल एट एंड में यही तमाम एसेट्स हैं लेकिन इनकी वैल्यू चेंज है, तो आप फटाफट से रख लें यहाँ पर। तो आपके पास आंसर निकल कर आ गया जनाब कितना, 1,09,500 टोटल एसेट्स एट दी एंड, मतलब 31 दिसंबर को। देन आपके पास 31 दिसंबर को आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग वेजेस की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो लेट्स सपोज इट्स 0। हाँ, लेकिन आपके पास अकाउंट्स पेबल यहाँ पर मौजूद है 28,000 का, तो आपके पास एक ही लाइबिलिटी है, वही टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 28,000। देन आपने क्या करना है, टोटल एसेट्स की वैल्यू जो कि 1,09,500 है, उसको टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू जो कि 28,000 है उसको माइनस करा देना है। तो आपके पास इस डेटा से जो कैपिटल की वैल्यू निकल कर आई है वो है जनाब 81,500। अब चूंकि ये कैपिटल एंड के डेटा से आया है, 31 दिसंबर के डेटा से आया है, तो ये कैपिटल कहलाएगा जनाब कैपिटल एट एंड। तो इस स्टेज के ऊपर आपने ग्रॉस मेथड के हिसाब से निकाल कर रख दिया जनाब कैपिटल एट स्टार्ट और निकाल कर रख दिया जी जनाब कैपिटल एट एंड। अब आप सीधी से जा सकते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, जहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए से कारोबार का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो जनाब जल्दी से आ जाएं, फिर हम लोगों ने फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेनी है। तो सबसे पहले जनाब फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करना है आपका कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड की आपके पास वैल्यू निकाली है आपने अभी ऊपर, वो है 81,500 रुपये, 81,500, तो आपने उसको वहाँ पर लिख दिया। ऊपर सवाल के अंदर आपके पास ड्राइंग भी मेंशन थी विच इज़ 4,000, तो आपने उसको कैपिटल एट एंड के साथ ऐड कराया, तो आपके पास 81,500 प्लस 4,000 आपके पास आंसर आ जाएगा 85,500, जो कि आपके पास वैल्यू है आपके टोटल कैपिटल की। देन आपने इस टोटल कैपिटल में से दो चीज़ों को लेस कराना है हमेशा की तरह, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट। इस बार आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो कि है 3,000 और आपके पास कैपिटल स्टार्ट भी मौजूद है जो कि है आपके पास 78,600। अब आप क्या करें, इन दोनों को अलग-अलग माइनस करने से पहले बेहतर है इन दोनों को एक साथ प्लस करें और डायरेक्टली जाकर टोटल कैपिटल से माइनस करा दें। तो इन दोनों को जैसे हमने प्लस करा तो हमारे पास आंसर आ गया जनाब टोटल माइनस कराने के लिए 81,600। हमने क्या करा, इस 81,600 को ऊपर टोटल कैपिटल की वैल्यू से जैसे ही माइनस कराया तो 85,500 माइनस 81,600 आपके पास आंसर आ गया है पॉजिटिव 3,900। पॉजिटिव 3,900 आने का मतलब ये है कि जनाब आपका ये प्रॉफिट है, लेकिन ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट है इस सवाल के हिसाब से। वो क्यों? क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके पास कुछ एडिशनल डेटा, एडजस्टिंग डेटा मौजूद है। तो अभी हम इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते, जैसे हमने डायरेक्टली पिछले सवाल में कह दिया था। पिछले सवाल में कोई एडिशनल डेटा नहीं था, अब यहाँ पर मौजूद है, तो उसको एडजस्ट करने से पहले हम इसको यहाँ पर लिखेंगे जनाब कि ये अभी हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक अनएडजस्टेड है। अब जैसे ही आपका ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया विच इज़ 3,900, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एडिशनल डेटा जो मौजूद था और इस बार जो एडिशनल डेटा मौजूद है उसके अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है। हमने उन दोनों को मैनेज करना है, जैसे ही उसको मैनेज कर लेंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात पे गौर कर लीजिए कि आप प्रॉफिट तक तो आई होप निकाल ही लेंगे क्योंकि आपने पिछले सवाल को भी करा है, लेकिन ये चीज़ जो कि एडिशनल डेटा है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, एडिशनल डेटा को सॉल्व करने के लिए आपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचनी है कि भाई ये काम होने की वजह से, ये जो मैं एडजस्टिंग एक पास कर रहा हूँ, लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन पास कर रहा हूँ, इस काम के करने की वजह से मेरे कारोबार में मुनाफा हो रहा है या मेरे कारोबार में घाटा हो रहा है। ठीक है, अगर आपके कारोबार में मुनाफा हो रहा है इस काम की वजह से, कारोबार की वैल्यू बढ़ रही है,
तो आप क्या करते हैं जनाब, उस एडजस्टिंग को ऐड करा दें, सिंपल। और अगर आपको लग रहा है क्या, मतलब एक्चुअल में अगर उस चीज़ की वजह से कारोबार के अंदर नुकसान हो रहा है, कारोबार के अंदर लॉस आ रहा है, तो उस चीज़ को, उस एडजस्टिंग को आप सिंपली लेस करा दीजिए। तो आपने बस सिंपल यही फॉर्मूला रखना है, आपने सोच कर चलना है कि भाई फ़ायदा है या नुकसान है, फ़ायदा है तो ऐड करा दो, नुकसान है तो लेस करा दो, सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास 3 देखा जाए तो एडजस्टिंग है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड बैड डेट एक्सपेंस। अब ज़रा गौर करें, डेप्रिसिएशन का मैंने अभी आपको मतलब बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ के इस्तेमाल होने की वजह से उसकी वैल्यू का गिर जाना, कम हो जाना, वैल्यू का कम हो जाना। तो अगर आप ज़रा गौर करें कि आपके फर्नीचर और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है, इस्तेमाल होने की वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, कम हो रही है, तो आपके कारोबार का ये फ़ायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान है। तो आपने डेप्रिसिएशन को चंदा यहाँ पर लेस कराना है, तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लेस कराएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़रा गौर करें, अकाउंट रिसीवेबल के पैसे आपने किसी से लेने थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये पैसे वापस नहीं आएंगे, ये बैड डेट होने वाला है मेरा, मतलब एक ऐसा कर्जा जो मुझे वापस नहीं मिलेगा, इसमें आपके कारोबार का फ़ायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान है। तो ये चीज़ भी चंदा आप क्या करा देंगे, लेस करा देंगे। तो समझ ये आई कि आपके पास जो एडजस्टिंग एंट्रीज या एडिशनल डेटा जो आपके पास मौजूद है, 2 डेप्रिसिएशन और डाउटफुल का, ये तीनों ही डेटा आपके पास नुकसान वाले हैं, ये तीनों ही एडजस्टिंग नुकसान वाली हैं। तो इन तीनों को ही आपने क्या करा देना है, लेस करा देना है। अच्छा, समहाउ अगर यहाँ पर कोई ऐसा डेटा होता या कोई ऐसी एडजस्टिंग होती जिससे आपके कारोबार का मुनाफा हो रहा होता, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कराते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टिंग आएगी जिसके अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, मुनाफा होता हुआ दिखेगा, तो आप देखेंगे वहाँ पर हम उसको ऐड भी कराएंगे। लेकिन अभी हम सवाल पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमारे पास 10% थी एंडिंग बैलेंस पे। फर्नीचर का एंडिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद है चंदा 1200 रुपये, मतलब 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय आप 10% करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 120। ये 120 रुपीज़ जो है आपके पास एक्चुअल में फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, लॉस है। उसके बाद अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपके पास 5% थी, और बिल्डिंग का जो एंडिंग बैलेंस था जनाब वो था आपके पास 40,000। तो 40,000 का आप 5% जैसे ही निकालेंगे तो आपके पास आंसर पता चल जाएगा कि जनाब कितना है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। तो आपको बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की भी पता चल गया जनाब कितने की, 2,000 की। बैड डेट एक्सपेंस आपके पास 5% अकाउंट रिसीवेबल के थे, अकाउंट रिसीवेबल ऑब्वियसली। तो आपके पास 42,000 एक्चुअल में एंडिंग बैलेंस था आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का। तो 42,000 का 5% जैसे ही निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2100। तो आपके पास 3 आंसर आए। तो अब आपने क्या करना है जनाब, ये तीनों ही आपके कारोबार के अंदर नुकसान दे रहे हैं, तो आपने तीनों को माइनस कराना। तो आप क्या करें जनाब, पहले इन तीनों को आपस में प्लस कर लें, तो आपके पास टोटल जो माइनस कराने के लिए वैल्यू आ गई है वो आ गई है जनाब 4,220 रुपीज़, 4,220 रुपये। अब आप क्या करें, 4,220 रुपये आपने टोटल माइनस कराने हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट की आपके पास वैल्यू थी 3,900 रुपीज़, मतलब 3,900 रुपये। 3,900 में से आपके जो टोटल एक्सपेंस आ गए हैं एडिशनल डेटा के अंदर वो आ गए हैं 4,220 रुपये के। आप जैसे ही प्रॉफिट में से इस लॉस को माइनस कराएंगे तो आपके पास जनाब आंसर 320 आ गया है, वो भी नेगेटिव के अंदर। मतलब ऊपर आपका प्रॉफिट कम था, नीचे आपने एक्सपेंस कर दिया ज़्यादा, तो आपके पास एक्चुअल में 320 रुपये का नेगेटिव आंसर आया, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम काम करने के बाद आपका कारोबार में 320 रुपये का नुकसान हुआ है और ये नेट लॉस कहलाएगा। और अगर लेट सपोज यहाँ पर ऊपर जो है अनएडजस्टेड प्रॉफिट ज़्यादा होता और नीचे एक्सपेंस कम होता, लेट सपोज ऊपर 4,000 वैल्यू होती है अनएडजस्टेड प्रॉफिट की और नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 3,000 आता, तो फिर आपके पास आंसर पर नीचे पॉजिटिव आता है 1,000 रुपये का, तो फिर वो होता नेट प्रॉफिट। तो वही बात है, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो लॉस है। लेकिन समझने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एडिशनल डेटा हो तो ऊपर वाला जो प्रॉफिट या लॉस आप फॉर्मूले से निकालते हो वो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन आप जैसे ही नीचे एडिशनल डेटा को प्लस या माइनस करा देते हो तो वही प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट या लॉस नेट लॉस बन जाता है। तो होपफुली आप तमाम लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर समझ आया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर एडिशनल डेटा आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और खुसूसन एडिशनल डेटा अगर वो आए जो आपके कारोबार को नुकसान दे रहा हो,
नेगेटिविटी दे रहा हूँ, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंसेस, तो उन तमाम चीज़ों को कैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, शामिल करते हैं अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो होपफुली आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।